नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो टॉप 40 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये वीडियो मैंने वो उस हर एग्ज़ाम के लिए बनाई है जो म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है, जो संगीत से जुड़ा हुआ है, चाहे फिर वो टीचिंग का एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी, म्यूज़िक का एग्ज़ाम हो, या फिर अभी हाल ही में जो बीपीएससी म्यूज़िक टीचिंग 2.0 का एग्ज़ाम होने वाला है 7th को, चाहे उसके लिए हो, उसकी प्रैक्टिस के लिए हो। इवन इस क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो यूजीसी नेट म्यूज़िक के लिए भी बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो आप अगर इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनका वीडियो बना रखा है, जिसमें ऐसे ही हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है किस वाद्य में वादन के लिए मुख्य तार पीछे लगा होता है। तो देखिए आंसर्स में हमारे पास वीणा बहुत ज़्यादा है और एक है सुरश्रृंगार इंस्ट्रूमेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है रुद्र वीणा। रुद्र वीणा के अंदर ही जो मुख्य तारें होती हैं वो कहाँ लगी होती हैं? पीछे लगी होती हैं। रुद्र वीणा से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप अभी जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक ताल पद्धति के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन आया है ये हमारे साउथ इंडियन म्यूज़िक से ये क्वेश्चन बना है, मतलब कर्नाटक ताल पद्धति का क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो मेक श्योर करें कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि उसमें लिखा क्या हुआ है। तो इसमें लिखा है कि कौन सा सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सभी तालें सम से प्रारंभ होती हैं, ये सही है। सभी ताल खाली और ताली से युक्त होती है, जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कर्नाटक की जितनी तालें हैं वो खाली और ताली से युक्त होती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मुझे ये स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा डाइसी लग रहा है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। प्रत्येक ताल की 5-5 जातियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जाति भेद के अनुसार लघु की मात्राएं बदलती रहती हैं, ये भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? बी। जो सही नहीं है वो क्या है कि कर्नाटक ताल पद्धति में सभी ताल खाली और ताली से युक्त हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनमें से किन रागों में दोनों मध्यम का प्रयोग नहीं होता है? तो चलिए देखते हैं। हमीर में होता है, छायानट में भी होता है, इवन भटियार के अंदर भी होता है। तो बचे ये दो ऑप्शन, हेमंत और गुनकली। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ये रहा, ये ऑप्शन जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन कलाकार पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी नहीं किया गया? तो ये क्वेश्चन जो है ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे भी फिर जो पूछा जा रहा है वो नहीं से पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। इसमें से जो राइट आंसर है वो है हमारा जसराज जी, क्योंकि इनके नाम पे कोई भी डाक टिकट जो है वो जारी नहीं किया है। और बाकी किस किस पे किया हुआ है? बड़े गुलाम अली खान जी पे भी किया हुआ है। ये गंगा नहीं, ये गंगूबाई हंगल जी है, इन पे भी किया हुआ है और इन पे भी किया हुआ है। तो हमारा आंसर है बी। पूरब अंग ठुमरी के कलाकार कौन है? तो चलिए देखते हैं। पूरब अंग की बात हो रही है, इसको लखनऊ ठुमरी या बनारस की ठुमरी भी बोला जाता है। तो इसमें जो राइट हमारा बरकत अली खान जो है वो पंजाब अंग की ठुमरी से संबंध रखते हैं, तो ये तो नहीं है, इवन ये भी नहीं है। दिस इज़ दी राइट आंसर। सनद पिया, जिन्होंने बंदिश की ठुमरी का भी आविष्कार किया था, ऐसा कहा जाता है। किन कलाकारों ने 17 पर्दे की सितार पर बजाया? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। विलायत खान जी हैं, देबू चौधरी, निखिल बैनर्जी या फिर अब्दुल हलीम। तो इसका राइट आंसर है देबू चौधरी। देबू चौधरी ने 17 पर्दे की सितार पर बजाया हुआ है, अपना सितार वादन जो है वो दिया हुआ है। निम्नलिखित ग्रंथ में से किस में चित्रा वीणा का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है? तो देखिए नाट्य शास्त्र में किया हुआ है, संगीत रत्नाकर में भी किया है और भरत भाष्यम में भी किया है। तो इसका राइट आंसर है संगीत समयसार में जो है वो चित्रा वीणा का उल्लेख जो है नहीं मिलता है।
निम्नलिखित में से कौन वीणा वादक नहीं है? तो ये असद अली खान जी तो हैं। हाँ, अलाउद्दीन खान जो है वो कोई वीणा वादक नहीं है। बाकी असद अली खान जी वीणा वादक हैं, रजब अली खान जी भी हैं, और चिन्ना स्वामी दीक्षित जो कि एक सरस्वती वीणा वादक हैं, तो ये भी हैं। तो राइट आंसर जो हमारा है वो है अलाउद्दीन खान। संगीत समय सार ग्रंथ किसने लिखा है? तो यह ग्रंथ जो है वो पार्श्व देव जी ने लिखा है। राग यमन के आरोह में गंधार निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो देखिए इधर आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ना हमारा, ये अल्पत्व और बहुत्व से आया है। आपको पता होगा कि अल्पत्व और बहुत्व के भी दो प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं, राग यमन के आरोह में जो ग है वो किसका उदाहरण है? तो आपको पता है राग यमन जो है वो नीरे गा जाता है, उस प्रकार से इसको लांघने वाला तो ये बिल्कुल नहीं है। तो ये लंघन लिखा है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। और आपको पता होगा गंधार जो है वो राग यमन का वादी स्वर भी है। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो गंधार स्वर का जो इम्पोर्टेंस है राग यमन में वो बहुत ही ज़्यादा है। अनभ्यास अल्पत्व, जहाँ पे भी अल्पत्व आ रहा है वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि अल्प का मतलब है कम। पर गंधार अगर राग यमन के अंदर वादी स्वर के स्थान पे है तो अल्पत्व तो बिल्कुल नहीं होगा। ये इसका राइट आंसर है अभ्यास बहुत्व। निम्नलिखित में से कौन सा संधि प्रकाश राग नहीं है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। आई थिंक सबसे पहला ही जो है वो तोड़ी जो है कोई संधि प्रकाश राग नहीं है, क्योंकि संधि प्रकाश राग के अंदर एक क्राइटेरिया जो होता है जो हमें फिल करना होता है वो ये होता है कि संधि प्रकाश के रागों में रेधा अगर कोमल भी है तो गा जो है वो शुद्ध होना चाहिए। पर आपको पता होगा तोड़ी राग में गंधार जो है वो कोमल है, तो इसीलिए ये जो है हमारा संधि प्रकाश राग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ताल है जिसके दूसरे, तीसरे तथा चौथे विभाग में क्रमशः 2, 3, 4 मात्राएं हैं? तो इधर दूसरे और तीसरे की बात हो रही है। देखिए एक ताल में तो 2-2 का ही चलता है, मतलब 2-2 मात्रा के ही 6 विभाग हैं, तो ये तो नहीं है। ठीक है, सूल ताल के अंदर भी यही चीज़ है, 2-2 मात्रा के 5 विभाग हैं, तो ये भी नहीं है। अगर बसंत ताल आप देखेंगे तो ये 9 मात्रा की ताल है जिसके अंदर विभाग भी कितने हैं? 9 है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो धमार ही है ऐसी ताल जिसके अंदर पहले विभाग में तो 5 मात्राएं हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरे विभाग में कितनी है? 2, देन उसके बाद 3 एंड देन उसके बाद 4। तो धमार इज दी राइट आंसर। दीप्ता तथा आयता है, मतलब ये पूछा है कि ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए ये गमक से रिलेटेड नहीं है। अगर आपने मेरा गमक वाला वीडियो देखा होगा तो आप अच्छे से जानते होंगे कि गमक तो इसका आंसर नहीं है, अलंकार भी नहीं है। दीप्ता आयता जो है वो एक श्रुति की जातियां हैं, तो राइट आंसर हमारा है बी। किसी राग में वादी संवादी स्वरों में कितनी श्रुतियों का अंतराल होता है? तो देखिए 8-12 का होता है या 9-13 का होता है। 8-12 का जो अंतराल दिया है वो शारंग देव जी ने दिया है, और 9-13 का अंतराल जो है वो भरत जी ने दिया है। तो स्वर संवाद करके मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर मैंने ये चीज़ें बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो अभी जाके देखिए। तो देखिए 8-11 तो नहीं है, 9-13 जैसा कि मैंने बताया, तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर है। मूल राग से समप्रकृतिक राग में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? मतलब जब हम मूल राग से दूसरे राग की तरफ जा रहे हैं तो उस क्रिया को तिरोभाव बोला जाता है, और वहीं जब हम समप्रकृतिक राग से मूल राग में आ रहे हैं मतलब वापस आ रहे हैं, तो वो क्या है? आविर्भाव है। तो इसका राइट आंसर जो है वो तिरोभाव है। किस ताल में लग्गी लड़ी नहीं बजाई जाती है? देखिए दादरा में तो बिल्कुल बजाई जाती है। झपताल जी, ये जो है हमारा सही आंसर है, क्योंकि झपताल के अंदर लग्गी लड़ी बजाने का कोई विधान नहीं है। जातियों के ध्यान की चर्चा किस ग्रंथ में है? तो देखिए संगीत रत्नाकर में बिल्कुल नहीं है। नाट्य शास्त्र वाला अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता होगा नाट्य शास्त्र में भी नहीं है, इवन बृहदेशी के अंदर भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? संगीत चूड़ामणि। राग मुद्रा सामान्यतः किसकी रचनाओं में पाई जाती है? तो ये मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी की रचनाओं में पाई जाती है।
संदीपनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए राग से नहीं है, मूर्छना से भी नहीं है, इवन गीति से भी नहीं है। अगर आपने श्रुति जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे फिर वो टीजीटी पीजीटी कुछ भी हो, अगर म्यूज़िक से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम है तो उसके अंदर आपको पता है श्रुति के बारे में पढ़ना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जो है वो आपको एक झटके में ही पता लग जाना चाहिए कि ये संदीपनी जो है वो श्रुति से संबंध रखती है। वो भी कौन सी श्रुति से? तो इस श्रुति की संख्या कितनी है? 16वीं है। किस में गत का प्रयोग जो है वो नहीं होता है? तो पखावज वादन के अंदर गत का प्रयोग नहीं होता है, तो 4 इज द राइट आंसर। लय प्रयोग के नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको यति बोला जाता है। अगर आपने ताल के 10 प्राण पढ़े हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा कि लय प्रयोग का जो नियम होता है उसको क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। अब पूछा जा रहा है इनमें से समपदी ताल नहीं है, मतलब ये पूछा जा रहा है कि कौन सी समपदी ताल है। जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है, समपदी तालें वो होती हैं जिसके प्रत्येक विभाग में जो मात्राएं हैं वो समान होती हैं। तो आड़ा चौताल में आपको पता है 2-2 मात्रा का सेम वो चलता है, तो ये तो नहीं है। धमार देखिए एकदम ही उल्टा है, क्योंकि इसमें अभी हमने जैसे पीछे देखा 5, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, तो उस हिसाब से ये जो है समपदी ताल नहीं है। संगीत रत्नाकर के अनुसार उपांग रागों की संख्या क्या है? तो देखिए यहाँ फैक्ट की बात हो रही है जो आपको बिल्कुल रटना ही पड़ेगा। ऐसे यहाँ क्रियांग भी होता है, भाषांग भी होता है, उन सब की भी संख्या आपको पता होनी तो देखिए चाहिए। संगीत रत्नाकर के अंदर उपांग रागों की संख्या जो है वो कितनी है? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 विधि गमक है, तो इसमें से पूछा है 10 विधि गमक कौन सी है? तो शिव पुच्छम जो है वो एक 10 विधि गमक है। इनमें से कौन सा रस भरत ने नहीं दिया है? तो इनमें से शांत रस जो है वो भरत ने नहीं दिया है। जो संगीत वेद के समान शब्द प्रधान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? देखिए कुतब जो है उसका रिलेशन जो है वो एक तरीके के वाद्य वृंद से है, तो ये तो नहीं है। ध्रुव भी इसका आंसर नहीं है। गांधर्व जो है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि गांधर्व के अंदर ही वेद के समान शब्द जो हैं वो प्रधान होते थे। दक्षिण शुद्ध सावेरी राग को उत्तर भारतीय संगीत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दुर्गा। और वहीं देखिए अगर हम शुद्ध हटा दें और सिर्फ अगर ये क्वेश्चन बने कि सावेरी कौन से, मतलब दक्षिण का जो सावेरी राग है वो उत्तर के किस से है, तो वो है जोगिया से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर ही जवाब देना है। राग श्याम बिहाग किसने बनाया है? तो राग श्याम बिहाग जो है वो लालमणि मिश्रा जी के द्वारा रचित किया हुआ एक नया राग है। न्यास स्वर का वर्णन भरत ने नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में किया है? तो ये चैप्टर 28 में जो है वो भरत ने इसका उल्लेख किया है। भरत ने काकू के कितने अंग दिए हैं? भरत ने काकू के 6 अंग दिए हैं, और काकू से भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं। वंदे मातरम की मूल धुन किस राग पर आधारित है? तो देखिए खमाज पे तो नहीं है, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, और इसका आंसर है राग देस। बाउल एक लोकगीत है, तो देखिए लोकगीत से क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब फोक म्यूज़िक से क्वेश्चन पूछा है। आपको हर स्टेट का एटलीस्ट फोक म्यूज़िक, फोक डांस, फोक इंस्ट्रूमेंट जो है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो बाउल जो है वो कहाँ का लोकगीत है? बंगाल का लोकगीत है। भजन सपोरी जी का संबंध किस घराने से है? तो आपको पता है भजन सपोरी जी जो हैं वो एक कुशल संतूर वादक रहे हैं, और इनका संबंध जो है वो सूफियाना से है। कश्मीर के सूफियाना घराने से इनका संबंध जो है वो माना गया है, और इनका हाल ही में अभी देहांत भी हुआ है 2022 में। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। मसीद खानी गत के प्रारंभिक स्वर की मात्रा क्या है? तो इधर ये जो बात हो रही है वो गत की बात हो रही है। ऐसे ही रज़ा खानी गत है, जाफ़र खानी गत है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसका राइट आंसर जो है वो है 12। मसीद खानी गत के प्रारंभिक स्वर की मात्रा कितनी होती है? 12 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात का है? तो देखिए फिर से फोक डांस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका राइट आंसर है गरबा।
गरबा जो है वो गुजरात का ही एक फोक डांस है। गिद्दा तो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो पंजाब का है, जैसा कि आपको पता है। तानपुरा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ पर किया गया है? नाट्य शास्त्र में तो कहीं नहीं मिलता, इवन बृहदेसी के अंदर भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, संगीत परिजात, दो दो बार लिखा हुआ है, तो यही जो है हमारा राइट आंसर है, क्योंकि संगीत परिजात के अंदर तानपुरे का उल्लेख बिल्कुल किया गया है और सबसे पहले किया गया है। हवेली संगीत में किस वाद्य की संगति होती है? तो पखावज वाद्य जो है वो हवेली संगीत में बजाया जाता है। मोहन वीणा किससे विकसित है? मोहन वीणा जो है वो एक वाद्य है, और ये पूछा है कि ये किसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, तो ये गिटार का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, जिसका आविष्कार जो है वो पंडित विश्व मोहन भट्ट जी ने किया है, ऐसा बोला जाता है। जहांगीर काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए, बृहदेशी नहीं है, क्योंकि ये गुप्ता काल का माना गया है। नाट्यशास्त्र भी नहीं है, ये नाग काल का है, ऐसा बोला जाता है। संगीत रत्नाकर भी नहीं है। राग विभोज जो है वो जहांगीर काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। संगीत दर्पण जो है वो नहीं लिखा गया था, इवन राग दर्पण भी नहीं लिखा था, ये राग तत्व विबोध भी नहीं लिखा था, क्योंकि ये सारे इससे पहले लिखे गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? संगीत श्रामृत। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।